हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसीजन ट्री के बारे में। तो इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे कि डिसीजन ट्री क्या होता है, ठीक है, डिसीजन ट्री कैसे यूज़ करते हैं और डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है और इसकी क्या लिमिटेशन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स होता है। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज्ड मतलब इसमें हमें डेटा का लेबल्स देना पड़ेगा, ठीक है। सुपरवाइज कर रहे हैं हम कि अच्छा देखो इस टाइप का तुम्हारे पास फीचर्स है तो ये वाला लेवल है, यानी क्लास लेट से 1 है या क्लास 0 है, हम उसको लेवल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम, और ये क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन दोनों में वर्क करेगा। यानी क्लासिफिकेशन मतलब आपको ये बताना कि अच्छा किस क्लास से बिलोंग करते हो ये भी चीज़ बता देगा, और रिग्रेशन मतलब अगर कोई कंटिन्यूअस वैल्यू वाला इसको आउटपुट चाहिए कि जैसे आप मान लो कि आपको हाउस का प्राइसेस प्रिडिक्ट करना है, हाउस प्राइसेस, तो वो ये काम भी कर लेगा। अब डिसीजन ट्री यार इतना पॉपुलर क्यों है? उसकी पॉपुलैरिटी का रीज़न है यार ये ना काफ़ी अच्छे से मतलब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। इसकी एक्सप्लेनेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ों को दिखाता है कि अच्छा इस तरीके से ऐसे ये चीज़ प्रिडिक्ट हुआ है। काफ़ी इंट्यूटिव है, ये किस तरीके से काम करता है ये काफ़ी इंट्यूटिव है। तो सबसे पहले अच्छा देखते हैं इसका, ये ना यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, ये डिसीजन ट्री, ये ट्री का क्या मतलब है? अगर आप ऐसे ट्री देखते हो ना, ट्री का ऐसे स्ट्रक्चर्स है, तो एक्चुअली ना ये कुछ काम एक ट्री की तरह ही करता है। तो चलो इसको हम समझते हैं कि अच्छा ये ट्री है तो ऐसे थोड़ी काम करता है। जैसे मान लो एक ट्री मैं बनाता हूँ, ये ठीक है, ये एक ट्री का स्ट्रक्चर, लेकिन ये क्या है, ये ट्री एकदम सही है। अब इसी को ना तो आप उल्टा कर दो, इस ट्री को आप ऐसे कर दो, ये हो गया, यहाँ से फिर ब्रेक, यहाँ से ऐसे ब्रेक, ठीक है। तो ये अपसाइड डाउन वाला जो ये ट्री बना, इसको ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसीजन ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ इस तरीके से होता है हमारा डिसीजन ट्री। ट्री नाम कैसे आया? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ट्री काइंड ऑफ होता है। अब हम थोड़ा अंदर से अच्छा समझते हैं कि यार ये ट्री तो हो गया, अब ये ट्री के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और एक्चुअली ये एल्गोरिदम्स वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे हम एक सिंपल एक डिसीजन ट्री काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा एग्जैक्टली डिसीजन ट्री क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। और डिफरेंट जगह पे, जैसे ये कुछ मैं डब्बे बना रहा हूँ तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये डब्बे रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। तो डिसीजन ट्री में सबसे पहला जो नोड होता है जहाँ से कि हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं उसको हम कहते हैं रूट नोड, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आप याद रखना कि रूट नोड क्या होता है। अब यहाँ पे देखो ये जो रूट नोड है इसके 2 ब्रांचेज हुए हैं, एक लेफ्ट में गया एक राइट में गया है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रांचेस किए हैं, जरूरी नहीं है कि 2 ही ब्रांच हो, ये 2 से ज़्यादा ब्रांचेस हो सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट नोड हो गए, ये राइट नोड हो गए, इसको हम कहते हैं इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स। अब ये जो भी मतलब इंटरनल नोड्स हुए ये आगे स्प्लिट होंगे तो और ज़्यादा इंटरनल नोड्स में होंगे, लेकिन जो लास्ट लेयर होता है, यानी ये देखो लास्ट लेयर है, इसके नीचे और कोई नोड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं लीफ नोड। तो बस ये एक छोटी सी चीज़ थी जो आपको ट्री के बारे में जाननी थी। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे ये पूरा ट्री काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये वाला जो है ये आपका रूट नोड हो गया, और जो इंटरनल यानी जो नीचे के नोड्स हैं उसको हम कहते हैं इंटरनल नोड्स, और जो लास्ट लेवल के नोड्स होते हैं उसको कहते हैं लीफ नोड, ठीक है। और यहाँ पे रूट नोड पे आप देख रहे हो स्प्लिटिंग हो रहा है, इंटरनल नोड्स पे भी स्प्लिटिंग होता है। लीफ नोड पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होता। लीफ नोड का मतलब ही होता है कि वो लास्ट लेवल का नोड है, उसके आगे कोई स्प्लिटिंग नहीं है। तो ये हो गया ट्री का स्ट्रक्चर, इस तरीके से होता है हमारा ट्री। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि ये जो एल्गोरिदम होता है ये वर्क कैसे करता है, यानी डिसीजन ट्री एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम पहले एक डेटा सेट उठाते हैं। तो ये डेटा सेट है जिसमें कि हमें सिंपली हमारे पास कुछ फीचर्स है, जैसे ये वेदर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, विंड हो गई, और हम फाइनल हमारा ये लेवल है प्ले, कि आज हमें फुटबॉल खेलना है कि नहीं खेलना है। तो हम फुटबॉल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये 1, 2, 3, 4 इन चारों फीचर्स पे डिपेंड करता है। इस चारों फीचर्स की क्या वैल्यू है उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम फुटबॉल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो हमारे फीचर्स क्या हुए? वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड, और हमारा लेवल इसमें क्या है? प्ले, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन वे में देखें तो हमारा एंड गोल क्या है?
हम ये 4 फीचर यानी वेदर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड को देख के ये प्रिडिक्ट कर सके कि आज हम फुटबॉल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को हम पूरा अच्छे से समझेंगे कि डिसीजन ट्री कैसे इस चीज को प्रिडिक्ट करेगा कि आज हम फुटबॉल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो बहुत ही बेसिक तरीके से देखते हैं। चलो, मैंने ना एक कुछ ट्री टाइप का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। जैसे हमने लिया ये वेदर वाला फीचर, ठीक है, हमने वेदर वाला फीचर लिया कि चलो वेदर अगर हमारा, देखो वेदर में कौन कौन से फीचर्स हैं। एक सनी है, वेदर में एक सनी है, एक क्लाउडी है, एक रेनी है। इस तीन टाइप की ही इसकी वैल्यू है, सनी, क्लाउडी एंड रेनी। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वेदर के 3 पार्ट हुए, ठीक है। हमने लेट से वेदर को स्प्लिट कर दिया, अगर सनी हुआ तो, अगर क्लाउडी हुआ तो, और अगर रेनी हुआ तो क्या करेंगे। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो क्लाउडी हुआ तो यस, यहाँ पे जैसे देखो क्लाउडी 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह, जब भी क्लाउडी मौसम है हम खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे भी यस लेवल है, क्लाउडी में देखो ये क्लाउडी है तो यहाँ पे भी यस है, ये क्लाउडी है तो यहाँ पे भी यस है, ये क्लाउडी है तो यहाँ। मैं क्या करता हूँ ना, पहले एक ये डायग्राम बना देता हूँ, फिर हम समझते हैं कि अच्छा ये डायग्राम जनरेट कैसे होता है, ठीक है। तो जस्ट बियर विथ मी फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है जो इस पूरे डेटा सेट के प्रिडिक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी वेदर अगर सनी है देन उस केस में तुम दूसरे फीचर्स को देखो कि ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है या नॉर्मल है। अगर हाई है तो तुम नहीं जाओगे, अगर ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो तुम खेलने जाओगे। लेकिन अगर वेदर क्लाउडी है तो 100% हर केस में हम खेलने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल में देखो क्लाउडी है तो हाँ जाएंगे खेलने, क्लाउडी है तो हाँ जाएंगे, क्लाउडी है तो जाएंगे। क्लाउडी है तो हमें किसी और फीचर को देखने की जरूरत नहीं, हम जस्ट एक फीचर पे बोल सकते हैं कि वेदर अगर क्लाउडी है तो हम खेलने जाएंगे। अगर वेदर रेनी है तो उसमें हम देखेंगे अच्छा विंड कैसा है, विंड स्ट्रांग है या वीक है। स्ट्रांग है तो नहीं खेलने जाएंगे, वीक है तो हम खेलने जाएंगे। तो ये देखो एक तरीके से ना मॉडल इस तरीके से कुछ प्रिडिक्ट किया। तो ये तो मतलब कुछ समझ में भी तक नहीं आया होगा कि अच्छा ये क्या था। यहाँ पे मेन चीज आता है कि अच्छा ये ना मॉडल ने बनाया, कैसे बनाया ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं देखने कि अच्छा जो डिसीजन ट्री हमारा है वो कैसे, ये पूरा ये जो आपके पास ये जो फ्लो चार्ट काइंड ऑफ पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है, ट्री काइंड स्ट्रक्चर आ रहा है, ये डिसीजन ट्री कैसे बनाता है। तो वो समझने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझते हैं कि वो क्या चीज़ होती है, क्योंकि उसके हिसाब से फिर हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे एग्जैक्टली हमारा ये मॉडल काम कर रहा है। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब क्या होता है? इंट्रोपी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी या रैंडमनेस। तो अनसर्टेनिटी मतलब जैसे लेट से तुमने एक कॉइन है उसको टॉस किया तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इसमें रैंडमनेस है, मतलब यानी 50%, यानी ये मोस्ट कंफ्यूजिंग केस है। मोस्ट कंफ्यूजिंग मतलब आपने सिक्का उठा ला, यार ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है। अगर मैं बोलूँ कि 60% प्रोबेबिलिटी है हेड आएगा और 40% प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा, तो ये मोस्ट कंफ्यूजिंग होगा नहीं, क्योंकि 60% प्रोबेबिलिटी कि ये आएगा तो हम एक तरफ ज़्यादा सर्टेन है। तो इंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस। और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मूवी देखने जाना, 2 मूवी लगी है, लेट से एक मूवी लगी है अपने पास टाइटैनिक और दूसरी मूवी लगी है लूसी। टाइटैनिक आपने 10 लोगों से पूछा कि यार कौन सी देखने चले, 5 ने बोला लूसी देखने चलते हैं, 5 ने बोला टाइटैनिक देखने चलते हैं। फिर यहाँ पे अनसर्टेनिटी आ गया, कंफ्यूजन आ गया। तो ऐसे केसेस में रैंडमनेस ज़्यादा है। रैंडमनेस ज़्यादा है मतलब इंट्रोपी ज़्यादा है। तो इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इंट्रोपी का फॉर्मूला लिखूँ तो इंट्रोपी होता है -P log of P। P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लास, ठीक है। अब ये एक अगर मान लो कि कोई हमारे पास कोई एग्जांपल है उसमें मल्टीपल क्लासेस हैं तो इसको समेशन कर दो, ठीक है। तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा ये होगा -summation of PI log PI i इक्वल टू 1 से n, जितने उसके अंदर क्लास है। तो मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से ये हमारे पास एक ट्री का रूट नोड है। रूट नोड में बहुत ही सिंपल है कि हमारे पास वो मान लो ये खेलने वाला एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हमारे पास 10 एग्जांपल्स हैं, 7 लोग बोल रहे हैं कि हम खेलेंगे और 3 लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे। इसका इंट्रोपी बताओ, इंट्रोपी कितनी है इसकी? तो इसका इंट्रोपी हुआ माइनस पहला क्लास। ये 7 लोग बोल रहे हैं कि हम खेलेंगे तो ये पहला क्लास हुआ, 3 लोग बोल रहे हैं हम नहीं खेलेंगे, दूसरा क्लास हुआ। तो -7/10 log 7/10 -3/10 log 3/10 है।
खेलने वाले की प्रोबेबिलिटी 7 डिवाइडेड बाई टोटल कितने लोग हैं 10, नहीं खेलने वाले कितने हैं 3 डिवाइडेड बाई 10। तो हमने ये इंट्रॉपी निकाल लिया, तो ये इंट्रॉपी आ गई इस चीज़ की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अच्छा इंट्रॉपी हम कैसे कंप्यूट करते हैं। और इंट्रॉपी क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंडमनेस। जितना ज़्यादा इंट्रॉपी होगा रैंडमनेस उतना ज़्यादा होगा। और इंट्रॉपी ज़्यादा होना हमारे सिस्टम के लिए सही है गलत है, गलत है, क्योंकि रैंडमनेस है। अगर हमारा मॉडल सर्टेनिटी के साथ अगर चीज़ें नहीं बता रहा, ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ नहीं बता रहा, तो मतलब क्या है मॉडल का, मॉडल ज़्यादा सर्टेन होना चाहिए, रैंडम नहीं होना चाहिए हमारा मॉडल। इंट्रॉपी हमें क्या करना है, घटाना है अपने मॉडल का, ये हमारा गोल है। तो इंट्रॉपी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक आता है इंफॉर्मेशन गेन। तो इंफॉर्मेशन गेन का सिंपल सा मतलब है कि आप कितना इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो। लेट्स से कोई स्प्लिट होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे देखो कि कोई नोड है, लेट्स ये एक नोड था, रूट नोड था वेदर, है ना, ये रूट नोड था वेदर, ये स्प्लिट हुआ है यहाँ पे 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ है। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये चीज़ था कि सबसे पहले सोचो यार हमने ना सबसे पहला फीचर ये रूट नोड में वेदर को क्यों लिया। हम टेम्परेचर को भी ले सकते थे, ह्यूमिडिटी को भी ले सकते थे, विंड को भी ले सकते थे, हमने इसको क्यों लिया, हमने सिंपली वेदर को क्यों लिया, क्या ज़रूरत थी कि हमने वेदर को लिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये सिंपल है कि यहाँ पे जब स्प्लिटिंग हुआ तो इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा मिला वेदर पे स्प्लिट करने से। इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा मिला मतलब इंट्रॉपी कम हुई, इंट्रॉपी कम हुई तभी हमें इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा मिली, यानी अनसर्टेनिटी हमारी कम हुई। तो इन्फॉर्मेशन गेन का सिंपल सा अगर मैं लिखूँ फॉर्मूला कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू इंट्रॉपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रॉपी ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो अगर लेट से ये जो ऊपर वाला पेरेंट ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, एक यहाँ पे देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो यानी अगर यहाँ पे मुझे इंफॉर्मेशन गेन पता करना है कि अगर वेदर वाले फीचर्स पे स्प्लिट हुआ है तो कितना इंफॉर्मेशन गेन हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रॉपी ऑफ वेदर इसको हम माइनस कर देंगे इंट्रॉपी ऑफ सनी वाले से, इंट्रॉपी ऑफ क्लाउडी और इंट्रॉपी ऑफ रेनी। ऑब्वियसली इनका वेटेड एवरेज होगा, है ना, सनी का, क्लाउडी का और रेनी का। चलो आगे हम एग्जांपल में समझेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकाल रहे हैं, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट था कि आप ये जानो कि इन्फॉर्मेशन गेन कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल सा है, इंट्रॉपी ऑफ पेरेंट माइनस इंट्रॉपी ऑफ चिल्ड्रेंस, है ना, इसका वेटेड एवरेज। तो चलो इस एग्जांपल से थोड़ा सा हम समझ देते हैं कि इंट्रॉपी कैसे कंप्यूट होता है ना, कई सारे फीचर्स के लिए। जैसे इस लेवल पे हम इंट्रॉपी कंप्यूट करते हैं, तो यहाँ पे अगर इंट्रॉपी हमें कंप्यूट करना है तो यस वाले क्लास कितने हैं, -8 डिवाइडेड बाई 12 log 8/12 माइनस सेकेंड क्लास कितना है 4/12 log 4/12, ये उसका हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इंट्रॉपी कंप्यूट करें तो यहाँ पे क्या हो गया, -3/5 log 3/5 माइनस 2/5 log 2/5। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इंट्रॉपी कैसे कंप्यूट किया है हमने। यानी यहाँ पे 2 क्लास है, यस वाला 3 यस वाले 3 डेटा पॉइंट है, 2 नो वाले हैं। तो इंट्रॉपी कैसे निकालेंगे, यस वाले की प्रोबेबिलिटी -3/5 log 3/5 और नो वाले की प्रोबेबिलिटी 2 है 5 में, तो 2/5 log 2/5। ठीक है, और सिमिलरली इस वाले का अगर हम इंट्रॉपी निकालें, इस वाले का, तो इंट्रॉपी ये क्या आएगा, -5/7 log 5/7 माइनस 2/7 log 2/7। तो आपको समझ में आ गया इंट्रॉपी इसका कैसे निकला, इसका कैसे निकला और इसका कैसे निकला। अब ये लास्ट वाले पे आते हैं। लास्ट वाले का इंट्रॉपी का एक ही टाइप के क्लास है, तो माइनस प्रोबेबिलिटी 1 log 1 यानी 0। सिमिलरली इसकी भी इंट्रॉपी 0, इसकी भी इंट्रॉपी 0 और इसकी भी इंट्रॉपी 0। आई होप आपको समझ में आ गया एकदम अच्छे से कि इंट्रॉपी हम कैसे कंप्यूट कर रहे हैं। तो ये वाला था कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रॉपी। तो आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि इंट्रॉपी कैसे कंप्यूट करते हैं। आई होप आगे अब आपको दिक्कत नहीं आएगी इंट्रॉपी कंप्यूट करना, कितना आसान है इंट्रॉपी। नेक्स्ट एक एग्जांपल में अब हम देखते हैं कि ये जो इंट्रॉपी वाली चीज़ें हैं ये इंफॉर्मेशन गेन में यूज़ कैसे हो रही है। देखो चलो अब ना हम ये नोड स्प्लिटिंग वाली चीज़ समझते हैं। अभी तक तो हमने समझ लिया कि अच्छा इंट्रॉपी कैसे कंप्यूट होता है, अब समझते हैं कि अच्छा ये नोड स्प्लिट कैसे होता है। नोड स्प्लिट कैसे होता है, उसका कैसे इंफॉर्मेशन गेन से लेना देना होता है। चलो तो मैं एक एग्जांपल कंसीडर करता हूँ। ये बेसिकली एग्जांपल मैंने नेट से उठाया है। तो लेट से तुम्हारे पास एक डेटा सेट है, ठीक है, उसमें 16 लोग, मतलब बेसिकली एग्जांपल है कि 16 लोग बोल रहे हैं कि हम खेलने जाएंगे और 14 लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलने जाएंगे। और इसमें 2 फीचर है,
फीचर 1 है एनर्जी और जो फीचर 2 है वो है मोटिवेशन। एनर्जी या तो हाई होगा या लो होगा, यानी इस फीचर के अंदर दो वैल्यू है और मोटिवेशन भी हाई या लो। तो अब यहाँ पे अपने पास ये डेटा पॉइंट है, ये पूरा अपने पास डेटा सेट है। अब अपने को क्या करना है, इस डेटा सेट को स्प्लिट करना है, यानी रूट नोड में स्प्लिट करना है, रूट नोड से स्प्लिट करना है, सो दैट आपका जो मॉडल है वो मैक्सिमम अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ आपको बता दे कोई भी नया डेटा सेट देख कर के कि आज खेलने जाना है या नहीं खेलने जाना है। यानी आपको एक बंदे का एनर्जी लेवल दे दिया गया और मोटिवेशन लेवल दे दिया गया, अब आपको बताना है कि ये आज खेलने जाएगा या नहीं खेलने जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब ये चीज़ मॉडल को डिसाइड करना है, ये चीज़ वो डिसाइड कैसे करेगा। तो सिंपल तरीका है, पहले ना फीचर 1 पे स्प्लिट करके देख ले कि कितना उसको इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है, यानी उसका एंट्रोपी कितना कम हो रहा है। फिर उसके बाद फीचर 2 पे देख ले, जहाँ पे उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है वो वाला फीचर पे अपना उस वाले फीचर पे रूट नोड को स्प्लिट कर ले, एज सिंपल एज दैट। तो चलो एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। पहले ना हम क्या करते हैं कि फीचर 1 के बेसिस पे इसको स्प्लिट किए, फीचर 1 के बेसिस पे इसको स्प्लिट किए, यानी एनर्जी के बेसिस पे। तो हाई एनर्जी और लो एनर्जी आया। तो अब यहाँ पे हुआ कि 12 लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम खेलने चलेंगे, और 1 लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलने चलेंगे। और सिमिलरली यहाँ पे आया 4 लोग बोल रहे हैं कि हम खेलने चलेंगे और 13 लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं खेलने चलेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल। अब चलो यहाँ पे ना हम कंप्यूट करते हैं कि अच्छा ठीक है ये फीचर 1 के बेसिस पे स्प्लिट हुआ तो कितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन हुआ। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला क्या होता है, पेरेंट का एंट्रोपी और माइनस करते हैं वेटेड एवरेज ऑफ ये चिल्ड्रन की एंट्रोपी। तो सबसे पहले चलो पेरेंट का एंट्रोपी हम कंप्यूट करते हैं। तो एंट्रोपी पेरेंट का क्या होगा, इसके अंदर पहला क्लास कितना है 16/30 माइनस 16/30 लॉग 16/30 माइनस सेकेंड वाला क्लास कितना है माइनस 14/30 इंटू लॉग 14/30। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको आएगा अराउंड 99%, अराउंड 0.99। ये आप कंप्यूट करके देख सकते हो। ठीक है, मतलब आइडिया ही लग रहा है कि ऑलमोस्ट 50% का भी दोनों है, तो अराउंड एंट्रोपी इतना ज़्यादा है। ठीक है, अब उसके बाद चिल्ड्रन पे देखते हैं। चलो इसका देखते हैं। ठीक है, तो इसका एंट्रोपी कितना है, इसका एंट्रोपी हम देखेंगे तो माइनस 12/13 लॉग 12/13 माइनस सेकेंड क्लास का 1/13 लॉग 1/13। इसका एंट्रोपी अराउंड कितना आया, इसका एंट्रोपी आया अराउंड 0.39। और सिमिलरली इसका एंट्रोपी कंप्यूट करो, माइनस पहला क्लास 4/17, यानी पहले क्लास की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो टोटल 17 है अपने पास, तो पहले क्लास की प्रोबेबिलिटी माइनस 4/17 लॉग 4/17, सेकेंड का माइनस 13/17 लॉग 13/17, यानी ये कितना आया आपके पास, ये अराउंड आप कंप्यूट करोगे तो आएगा 0.79 के आसपास। ठीक है, अब निकालते इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, यानी अगर हम फीचर 1 के बेसिस पे स्प्लिट किए, जिसमें इसकी रूट नोड का एंट्रोपी 0.99 था, जब हमने स्प्लिट किया इस बेसिस पे, तो इस स्प्लिटिंग में हमें कितना इंफॉर्मेशन गेन मिल रहा है। ठीक है, तो पहले तो एक चीज़ और करते हैं, इसका वेटेड एवरेज कर लेते हैं, ये दोनों एंट्रोपी का वेटेड एवरेज। ठीक है, तो इन दोनों का वेटेड एवरेज कितना हुआ एंट्रोपी का, वेटेड एवरेज क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 13, यहाँ पे वेटेड एवरेज इस वाले लेफ्ट वाले साइड में 13, टोटल हमारे पास 30 थे, तो यानी यहाँ इधर इस साइड लेफ्ट साइड 13 आए और राइट साइड कितना है 17, तो वेटेड एवरेज कितना हो जाएगा 13/30 इंटू इसका एंट्रोपी कितना है 0.39 प्लस इस राइट साइड में कितना हुआ 17/30 इंटू राइट साइड का ये कितना है 0.79। ठीक है, हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि स्प्लिट दोनों तरफ हुआ, चलो इधर ने एंट्रोपी तो हमारा एक तरफ लेट से वो आ गया काफ़ी ज़्यादा आ गया, एक तरफ काफ़ी कम आ गया, तो दोनों को ये भी तो देखना होगा कि स्प्लिट किए हैं तो कितने कितने पॉइंट्स दोनों तरफ स्प्लिट हो रहे हैं, ताकि एक वेटेड एवरेज रहे। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा अराउंड 0.62। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हो कुछ नहीं, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हो तो कितना सिंपल हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन गेन क्या हुआ, पेरेंट का इन्फॉर्मेशन गेन 0.99 माइनस ये वाला वेटेड एवरेज 0.62, यानी आपको इन्फॉर्मेशन गेन कितना हुआ 0.37 का इन्फॉर्मेशन गेन हुआ। अब चलते हैं, ये तो तब था जब अगर हम ये डिसाइड करते कि चलो हम ना फीचर 1 के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे। तो अब हम देखते हैं सेकेंड केस, चलो फीचर 1 नहीं, हम ना फीचर 2 को इस के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं और हम देखते हैं
कि कितना हमारा इन्फॉर्मेशन गेन हो रहा है। ठीक है, अब सेम एग्जांपल को हम देखते हैं कि अच्छा चलो अगर हम इसको फीचर 2 के बेसिस पे स्प्लिट करते हैं तो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन गेन चेंज होगा। तो सबसे पहले चलो हम एज यूजुअल वो स्टेप करते हैं, इंट्रॉपी पेरेंट का निकाल लेते हैं। इंट्रॉपी पेरेंट का कितना होगा, -16/30 log 16/30 -14/30 log 14/30। इसका अराउंड 0.99 आया था जो हम पहले ही देख चुके थे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ये निकाल रहे हैं। -16/30 कैसा है, क्लास प्लेइंग वाले क्लास का प्रोबेबिलिटी कितनी है 16 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं 30 लॉग फिर वही 16/30 माइनस सेकंड वाला 14 सेकंड क्लास 14 है टोटल 30 में से 14/30 log 14/30 ये आएगा इंट्रॉपी अराउंड 0.99। अब ये करते हैं अगर मोटिवेशन हाई है उस केस में इंट्रॉपी कितना आ रहा है, वो इंट्रॉपी है -18/20 log 18/20 -2/20 log 2/20 और सिंपली इसका हम इंट्रॉपी निकालते हैं। इंट्रॉपी आएगा -2/10 log 2/10 -8/10 log 8/10। तो इसको कंप्यूट करिए आप लोग। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हमने कंप्यूट कर दिया। अगर मोटिवेशन लेवल पे अगर हम ब्रेक करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारी इंट्रॉपी आ रही है 0.44 और राइट साइड में हमारी इंट्रॉपी आ रही है 0.72। ठीक है, तो अब देखते हैं इन्फॉर्मेशन गेन कितना हो रहा है इस केस में। तो इन्फॉर्मेशन गेन मतलब पहले तो वेटेड निकाल देते हैं कि वेटेड अपने पास कितना आ रहा है, वेटेड इंट्रॉपी। तो वेटेड इंट्रॉपी क्या होगा, लेफ्ट वाले का कितना रोल है टोटल में से 20 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.43 के आसपास। ठीक है, तो 0.43 प्लस राइट साइड में 10 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 0.7। इसको कंप्यूट करते हैं तो हमारा वेटेड इंट्रॉपी आया 0.49। अब इंफॉर्मेशन गेन क्या करने के लिए क्या करना होगा, जो पेरेंट का इंट्रॉपी है उसमें से ये वेटेड वाला माइनस करना होगा। तो पेरेंट की इंट्रॉपी कितनी है 0.99 माइनस 0.49, तो यानी इन्फॉर्मेशन गेन हमारे पास अराउंड कितना हुआ 0.5 का। और पुराने केस में हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन कितना था 0.37 था। अभी वाले में इन्फॉर्मेशन गेन कितना है अपना 0.5। तो दोनों एग्जाम्पल में देखो, जब हमने इसको स्प्लिट किया फीचर 1 2 के बेसिस पे और जब हमने स्प्लिट किया ये फीचर 1 यानी फीचर 1 क्या था हमारा एनर्जी के बेसिस पे, तो अपना ज़्यादा इंट्रॉपी कहाँ पे आ रहा है, अपना ज़्यादा इंट्रॉपी ड्रॉप कहाँ पे हो रहा है मोटिवेशन यानी फीचर 2 के बेसिस पे जब हम उसको कर रहे हैं तो हमारा वहाँ पे इंट्रॉपी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। वो कैसे पता कर रहे हैं, क्योंकि उस केस में हमारा इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा आ रहा है। इन्फॉर्मेशन गेन ज़्यादा आना मतलब इंट्रॉपी ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। तो इस केस में कौन सा हम फीचर्स पे रूट नोड को स्प्लिट करेंगे, मोटिवेशन के बेसिस पे स्प्लिट करेंगे। तो आई थिंक आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि इंट्रॉपी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है और स्प्लिट कैसे होता है। तो देखो स्प्लिटिंग तो इन्फॉर्मेशन गेन के बेसिस पे होता है। तो अगर आपको अब आते हैं ना हम स्टार्टिंग में कि अच्छा ये बना कैसे होगा, जैसे ये मैं बोल रहा था ना ये एग्जाम्पल कि ये जो ट्री बना है इस डेटा सेट को लेके ये ट्री बना कैसे होगा। जैसे रूट नोड वेदर को क्यों कंसिडर किया गया होगा, टेम्परेचर को क्यों नहीं किया गया, ह्यूमिडिटी को क्यों नहीं किया गया, विंड को क्यों नहीं किया गया। वेदर को इसलिए किया गया क्योंकि जब वेदर को हमने एज अ रूट नोड कंसीडर करके स्प्लिट किया तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन हमें मिला था। फिर सेकेंड लेवल पे हमने ह्यूमिडिटी को क्यों कंसीडर किया था, क्योंकि जब ह्यूमिडिटी को कंसीडर करके जब हमने स्प्लिट किया था तो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन मिला था। और सिमिलरली अगर राइट साइड में देखें कि वेदर के बाद हमने विंड पे क्यों स्प्लिट किया था इंटरनल नोड को, क्योंकि वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन गेन ज़्यादा मिला था। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या होता है, हर स्टेज पे इंफॉर्मेशन गेन हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो अच्छा इससे आपको एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी सामने नहीं नज़र आ रही है, थोड़ा सा आप सोचो कि एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है, यानी हर नोड पे जो हमारा डिसीजन ट्री है अपना इंफॉर्मेशन गेन वो मैक्सिमम रखने की कोशिश कर रहा है। यानी ये एक क्या हुआ ग्रीडी अप्रोच है। ग्रीडी अप्रोच मतलब उसे आगे का नहीं पता, अभी करंट में उसको करंट में जिंदगी जीने से मतलब है भाई। करंट में इसको बोल रहा है कि यार करंट में कोई एक ऐसा फीचर चूज करो जिससे मेरा इंफॉर्मेशन गेन मैक्सिमम हो, यानी इंट्रॉपी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीडी है। तो ग्रीडी का एक डाउन साइड क्या होता है, ग्रीडी का एक डाउन साइड है कि ये इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर रहा है कि ये जो हमारा पूरा ट्री होगा ऑप्टिमल होगा। क्यों, क्योंकि ये ना सिर्फ करंट स्टेट पे देख रहा है कि यार अभी को देखो अभी मैक्सिमम रिड्यूस हो, फिर अगले स्टेज का अगले स्टेज में देखा जाएगा। ठीक है, तो ग्रीडी
ऑप्टिमल की गारंटी नहीं देता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिसीजन ट्री क्या होता है, ठीक है, इंट्रोपी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है। तो ये बेसिकली मैंने पूरा डिस्कस किया क्लासिफिकेशन के लिए। अगर सेम आपको रिग्रेशन करना तो आपके कॉस्ट फंक्शंस चेंज हो जाएंगे और स्प्लिटिंग किस बेसिस पे हो रहा है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसमें अगर कुछ एडवांटेज के बारे में बात करें तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि ये ना इंट्यूटिव होता है यार, देखने से पता चल जा रहा है कि अच्छा वेदर है, वेदर में ये फीचर है, सनी, क्लाउडी, रेनी, इस बेसिस पे अगर ये सनी है तो फिर इस तरीके से स्प्लिट हो रहा है, क्लाउडी है तो इस तरीके से, रेनी है तो इस तरीके से। तो काफ़ी इंट्यूटिव है, किसी को एक्सप्लेन करना आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा कि ये एल्गोरिदम वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग कि इसके अंदर आप कंटिन्यूअस, आपके फीचर्स कंटिन्यूअस भी हो सकते हैं और कैटेगरिकल भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे यहाँ पे है, अगर आप यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस वैल्यू दोगे तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा, वो कंटिन्यूअस वैल्यू को भी या तो बीन्स में डिवाइड कर देगा या कंटिन्यूअस वैल्यू के बेसिस पे कोई फिल्टर लेके उस पर फिर वो स्प्लिट करेगा। ठीक है, और लास्ट में लीफ नोड पे आपको एक प्रिडिक्शंस मिलेगा कि यार मतलब आज खेलना या नहीं खेलना, मतलब सिंपल आपका क्लास क्या है वो आपको लीफ नोड पे आंसर मिल जाएगा। तो जैसे ये डिसीजन ट्री हम देख रहे हैं तो डिसीजन ट्री में कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। डिसीजन ट्री ऐसा हो सकता है ना यार कि हम ना मान ही नहीं रहे, हमने इसकी डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं, डेप्थ बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक ये ट्री बना, हम इसको स्प्लिट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। हम तब रुक रहे हैं जब लास्ट में हमारे पास एक बच रहा है, यानी जब हम नोड, ये जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब रूट नोड से लेकर के लीफ नोड तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है, यानी कितने स्टेप में पहुंच रहे हो, उसको हम कहते हैं डेप्थ। तो अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में ओवर फिटिंग की इश्यू हो सकती है। डेप्थ बहुत ज़्यादा, लेट से कि 99% ऑफ द आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स, लेट सपोज करो कि आपको डेप्थ 4 या 5 में मिल गया, आप 1% और के लिए क्या कर रहे हो कि आप 20-25 नीचे गए, उसको ब्रेक करते 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 आप पहुँच तो गए। हो सकता है ट्रेनिंग डेटा पे आपके लिए वो अच्छे से परफॉर्म कर दिया, लेकिन टेस्ट डेटा पे या वैलिडेशन डेटा पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। ठीक है, और सिंस यहाँ पे ना फिल्टर्स लगे होते हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे बहुत सिंपल, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि डेटा अगर थोड़ा सा चेंज हुआ देन आपका ये जो मॉडल है वो बेकार रिजल्ट्स दे सकता है, यानी वेरिएंस का इशू आता है इसके अंदर, वेरी मच प्रोन टू चेंजेस इन डेटा। तो ये दो इशू आता है, ओवर फिटिंग और वेरिएंस। तो इसको सॉल्व करने के लिए आगे कुछ हम मेथड्स पढ़ेंगे, इनसेम्बलिंग टेक्निक हो गया। तो ओवर फिटिंग तो खैर पैरामीटर ट्यूनिंग से हम यहाँ डिसीजन ट्री में हम चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसे ये वेरिएंस हो गया, बायस की, ये सब जो इशू आ रही है डिसीजन ट्री में, ये सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे इनसेम्बल टेक्निक पढ़ेंगे। इनसेम्बल टेक्निक में बैगिंग और बूस्टिंग, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। तो ओवर फिटिंग जैसे अभी मैंने बताया कि अच्छा ये ओवर फिटिंग की इशू इस डिसीजन ट्री में आ सकती है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ मेथड्स होते हैं। एक होता है, इसको कहते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग का सिंपल सा मतलब है कि यार एक स्टेज के बाद अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ फीचर्स को हटा रहे हो, यानी कुछ स्प्लिटिंग को हटा रहे हो, उससे आपके मॉडल की परफॉर्मेंस नहीं खराब हो रही है, तो वो स्प्लिटिंग वाला पोर्शन हटा दो। तो आप इन शॉर्ट क्या कर रहे हो, डेप्थ कम कर रहे हो, है ना, डेप्थ कम कर रहे हो, या फालतू फीचर्स जो जिस फीचर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है उन फीचर्स को हटा दो। ठीक है, रिमूव अननेसेसरी फीचर स्प्लिटिंग। ठीक है, आप ऐसे समझ जाओ। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, डेप्थ को हम फिक्स कर सकते हैं, है ना, डेप्थ को आप फाइनाइट कर लो या फिक्स कर लो कि यार इतने तक ही जाना है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं कि जिसके बेसिस पे आप इसका जो ओवर फिटिंग है वो वाली इशू फिक्स कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे ये हुआ ना कि आप मैक्स ये चीज़ हाइपर पैरामीटर में दे सकते हो कि यार तुम्हें मैक्स इतने ही फीचर्स यूज़ करने, लेट से हमारे पास 50 फीचर है तो ज़रूरी नहीं है कि आप तुम सारे फीचर्स ही यूज़ करो। तो आई थिंक आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया लग गया होगा कि बेसिकली ओवर फिटिंग किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, डिसीजन ट्री कैसे वर्क करता है, डिसीजन ट्री में इंट्रोपी क्या होता है, डिसीजन ट्री में इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है। सो आई थिंक दैट सम्स अप पूरा टॉपिक डिसीजन ट्री आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।